हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ी और इन दोनों के डिफरेंसेस को भी देखा, कैपिटल और रेवेन्यू के बीच का। अब अगला नेक्स्ट टॉपिक है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अभी तक आप बीसीए में हैं, आपको पता है कि आपको सब काम कंप्यूटर पे करना है। अभी तक हम जो भी पढ़ रहे थे वो बेसिक्स थी, वो अभी तक हम लोग कॉपी पेन से करते थे। अब यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम मतलब उसी काम को करने के लिए कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में कुछ वर्ड्स यूज हुए हैं: रिकॉर्डिंग, ऑर्गेनाइजिंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द फाइनेंशियल डेटा ऑफ द बिजनेस। ठीक, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, रिकॉर्ड मतलब लिखते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं मतलब क्रम में सजाते हैं, समराइज करते हैं मतलब उसकी एक समरी निकालते हैं, उसका सार निकालते हैं कि वो अकाउंट से प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, जो भी हम अकाउंट ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। फिर उसको एनालाइज करते हैं मतलब उसको आंकते हैं, देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, समझते हैं। फिर उसको इंटरप्रेट करते हैं मतलब उसको अनुवाद करते हैं, उसको सिंपलर टर्म में ले आते हैं, उसको समझाने की कोशिश करते हैं कि इसका मतलब क्या हुआ, और फिर उसको कम्युनिकेट करते हैं मतलब लोगों को बताते हैं। ये सब क्या होता है जब ये सब कुछ कंप्यूटर प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर, इंटरनेट और अलाइड पेरिफेरल्स, अलाइड मतलब अलायंस से ये शब्द आया है, अलाइड मतलब जुड़ा हुआ, पेरिफेरल्स मतलब और डिवाइसेस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और इंटरनेट और उससे जुड़ी हुई सारी डिवाइसेस को हम जोड़ के, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके जब ये पांचों काम करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। समझ में आ गया? ठीक। इसमें क्या है, जो मैकेनिकल प्रोसेस है हमारा, जैसे जो हम लोग पेन कॉपी से रजिस्टर पे लिखते हैं, जो मैकेनिकल प्रोसेस है, इसको और सोफिस्टिकेटेड मतलब और मॉडर्नाइज्ड और अच्छा और स्मूथ कंप्यूटराइज प्रोसेस में चेंज कर देते हैं। ठीक, जहां पे जो भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको ऑटोमेट कर देते हैं। ऑटोमेट मतलब जो हर काम स्वतः होने लग जाए, ऑटोमेटिकली होने लग जाए। ठीक, और उसकी रिपोर्ट्स टाइम टू टाइम जनरेट करते हैं इस माध्यम से, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम से माध्यम से। ठीक है, अब एक एग्जांपल से बहुत आसान से समझिए। ठीक, मान लीजिए एक कोई कंपनी है। ठीक, कोई एक कंपनी है जहाँ पे मजदूर आते हैं, अपना पैसा लेके जाते हैं। तो एक व्यक्ति बैठेगा जो कि मजदूरों को पैसा देकर वो एक रजिस्टर लिखेगा, मोहन 5,000 ले गया, सोहन 2,000 ले गया, रामू 3,000 ले गया। ऐसे करके मान लीजिए आपके यहाँ 100 मजदूर काम करते हैं, आप 100 मजदूरों का नाम लिखेंगे और उसके आगे उनका कितना अमाउंट वो ले जा रहे हैं वो लिखेंगे। फिर अगले दिन जब शाम को मजदूर छूटेंगे, फिर नया पेज, डेट डलेगी, फिर इतना नाम, 100 नाम लिखेंगे, फिर एक एक करके मजदूरों को पैसा देंगे, फिर अगले दिन। इस तरह से ये चलता जाएगा अगर आप मैकेनिकल काम कर रहे हैं तो। बट अगर आप इसी को कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ले जाएंगे तो वो 100 नाम लिखे हुए होंगे, एक एक्सेल सीट खुली होगी, उसमें 100 नाम लिखे हुए होंगे, आप उनको वेजेस उनके देते जाएंगे, जो उनका भत्ता है आप उनको देते जाएंगे, और एक एक रोज में, एक एक कॉलम्स में आप आगे उनको बढ़ाते जाएंगे कि हाँ आज का दिन, कल का दिन, परसों का दिन। इससे क्या है, आपको वो 100 नाम बार बार नहीं लिखने हैं। अगर आपको अलग अलग शीट चाहिए तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कभी भी आपको देखना है तो आपको पेज पलटने की ज़रूरत नहीं है, वो एकदम सिस्टमैटिक ढंग से ऑर्गेनाइज्ड है, आप उसको कभी भी पीछे पलट के देख सकते हैं। इसीलिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम अब हर जगह फैल चुका है। मैकेनिकल अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ना के बराबर इस्तेमाल होता है और हर जगह कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम ही यूज़ हो रहा है। क्यों? अब जैसे हर दिन अगर आप 100 लोगों का नाम लिख रहे हैं और 2 से 3 पेज नाम लिख रहे हैं, इस तरह से जब साल भर बीत जाएगा तो कम से कम 1000 पेज की वो फाइल बन जाएगी। ठीक, 1000 पेज मतलब इतनी मोटी फाइल बन गई। अब अगर 10 साल का अगर आप इस तरह से हिसाब रखते हैं तो आपको 10 साल के इतनी सारी मोटी फाइलें बन जाएंगी। वहीं आप एक छोटी सी पेन ड्राइव में 10 साल नहीं, 20 साल नहीं, 100 साल का भी हिसाब एक छोटी सी पेन ड्राइव में स्टोर कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिकली। ठीक, तो इसीलिए अकाउंटिंग, जो भी कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम है, वही इस समय हर जगह पे यूज हो रहा है। इसको क्या कहा गया है? It is also been said that computerized accounting system is a technique by which various computer equipment, software, qualified personnel are clubbed together to provide financial information timely to the end user। क्या किया गया है कि कंप्यूटर को, इक्विपमेंट को, सॉफ्टवेयर को और
क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स को, मतलब जो प्रोफेशनल्स इसको चला सकें उन सब लोगों को आपस में क्लब कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है आपस में, ताकि वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अपने यूजर्स को प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम समझ में आ गया है। अब इसका एप्लीकेशन कैसे है, हम कहां कहां पे एप्लीकेशन, जैसा कि आप सुनते आए ये वर्ड, कहां कहां इसको यूज कर सकते हैं। तो आप इसको रिकॉर्ड कीपिंग में यूज कर सकते हैं। ठीक, हमने सबसे पहले ही पढ़ा था, जब फर्स्ट यूनिट में पढ़ा था कि रिकॉर्ड कीपिंग क्या होता है। जो भी पैसा आया उसको हमें लिखना है, उसको रिकॉर्ड करना है, और वह सब रिकॉर्ड को हमें रखना है। फिर बाद में उसको हम लोग अपना फाइनेंशियल अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल अकाउंट बनाने के लिए, आप बैलेंस शीट बनाने के लिए उसको यूज करते हैं। तो रिकॉर्ड कीपिंग में यूज होता है, बैच प्रोसेसिंग में यूज होता है, ऑनलाइन इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग में यूज होता है, और वेजेस एंड पेरोल सिस्टम में यूज होता है। इन तीनों को हम अभी आगे डिटेल में समझेंगे, इसको सिर्फ हेडिंग जान लें। रिकॉर्ड कीपिंग, रिकॉर्ड कीपिंग मैंने ऑलरेडी आपको बताया था। रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी ट्रांजैक्शन होता है वो सारा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होना कंपलसरी है। अगर आप 2 रुपए भी खर्च कर रहे हैं और 2 रुपए का भी सामान बेच के आपकी आय हो रही है, तो वो सब कुछ ट्रांजैक्शन में रिकॉर्ड होना जरूरी है। क्यों जरूरी है वो फर्स्ट यूनिट में हम डिस्कस कर चुके हैं। बट जैसे अंडर अ कंप्यूटराइज्ड एनवायरनमेंट, रिकॉर्डिंग इज डन ऑफ अ सिंगल एवरी सिंगल ट्रांजैक्शन एंड सेम इज कैरिड आउट टू द बैलेंस शीट। ठीक, सेम वे जैसे आप मैकेनिकली रिकॉर्ड करते थे, उसी तरह कंप्यूटराइज सिस्टम में भी हर ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होता है और उसको आगे बैलेंस शीट तक दिखाया जाता है। इसको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज, जैसे मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव, कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव, आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज में इसको सेव कर सकते हैं और काफ़ी सालों तक इसको आप सेव करके रख सकते हैं, जब तक अनलेस एंड अनटिल वो ड्राइव खो ना जाए या कोई उसको डिलीट ना करे या वो टूटे ना, तब तक वो उसमें सेफ है, आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, और जब टाइम पड़ने पे उस फ्यूचर में इस डेटा को हम रिट्राइव कर सकते हैं। रिट्राइव मतलब पुनः खींच के वापस लाना। ठीक, इस डेटा को हम रिट्राइव कर सकते हैं और उस डेटा के आधार पर अपना डिसीजंस ले सकते हैं, और इस तरह से हमें डिसीजन लेने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक, रिकॉर्ड कीपिंग आप समझ गए कि किस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है रिकॉर्ड कीपिंग करने के लिए। ठीक, बैच प्रोसेसिंग, ये शब्द आप लोगों ने पता नहीं, कुछ लोगों ने सुना होगा, कुछ लोगों ने नहीं सुना होगा। ठीक, मान लीजिए मेरे पास 10 एम्प्लॉय हैं। ठीक, मैं इसको 5,000 रुपये देता हूँ, इसको 2,000 रुपये देता हूँ, इसको 7,000 रुपये देता हूँ, ऐसे 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 है। ठीक, ये है। अब मुझे एक महीने सारे एम्प्लॉयज़ ने कुछ गलती की और मैंने कहा कि इस साल सबका 100-100 रुपये वेतन काटेंगे इस महीने में। ठीक, सबका 100-100 रुपये वेतन काटेगा, 10 एम्प्लॉय का 100-100 रुपये वेतन काटा जाए। ठीक, अब अगर हम मैकेनिकली करते हैं तो हमको हर एक इंसान का मैकेनिक एक एक करके वेतन काटना पड़ेगा। ठीक, इसको पहले हमें 500 में से 100 को माइनस करना होगा, फिर 2,000 में से 100 को माइनस करना होगा, फिर 7,000, मतलब सबका ऐसे करके टोटल लिखना पड़ेगा। जैसा कि आपने फर्स्ट ईयर में एक्सेल यूज़ किया होगा, उसमें आप एक जगह फॉर्मूला लगाइए और फिर ड्रैग कर दीजिए, तो सब पे एक साथ वही सेम फॉर्मूला पूरी लाइन पे लग सकता है। पॉसिबल है, आपने एक्सेल में पढ़ा है। इसकी एक फॉर्मूला लगा के पूरे बैच को उसी सेम फॉर्मूला से प्रोसेस कर लेने के प्रोसेस को बैच प्रोसेसिंग कहते हैं। मतलब एक बैच बनाया गया, कई लोगों का डाटा मिला कि एक जगह किया गया, एक बैच बनाया गया, और उन सब पे सेम काम अगर हमें करना है, सबके वेतन से 100-100 रुपये काटना है, तो हमने एक जगह फॉर्मूला लगाया और सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया, तो क्या हो गया, पूरे बैच पे वो फॉर्मूला लग गया और सबके वेतन से 100-100 रुपये कट गया। ठीक, तो ऐसी चीज़ों को बैच प्रोसेसिंग कहा जाता है। ठीक, ये क्या होता है, कुछ रूटीन टास्क और कैलकुलेशंस होते हैं जो कि पीरियोडिक इंटरेस्ट, वेज पेमेंट और एम्प्लॉय को कैलकुलेट करना रहता है। जैसे कि हमने अपने एम्प्लॉय से कहा है कि ठीक है, हम जो भी तुम्हारा वेतन देंगे उसमें 10% तुमको हम डीए देंगे, मतलब जो आपका वेतन हर बार 10% बढ़ेगा, और इसमें हम आपको पेट्रोल का खर्चा देंगे, ये खर्चा देंगे, वो खर्चा देंगे, 10 प्रकार से हमने बना रखा है। ठीक, तो अब हम एक एक का बैठ के कैलकुलेट करने से अच्छा है हमने एक फॉर्मूला दिया और सब पे वही सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट कर दिया कि जितना भी इसका वेतन है 10% से बढ़ा दो। अगर 5,000 वेतन है 10% 500 रुपये बढ़ जाएगा, 7,000 वेतन है तो 10% 700 रुपये बढ़ जाएगा, 10,000 वेतन है तो 10% 1,000 रुपये बढ़ जाएगा। एक जगह फॉर्मूला लगाया इंक्रीज बाय 10% और नीचे से ऊपर खींच दिया, सब लोग एक साथ बैच में प्रोसेस हो गए। ठीक, अगर मैकेनिकल होते तो हमें एक एक बैठ के करना पड़ता, क्योंकि ये कंप्यूटराइज्ड है तो इसमें हम लोग बैच प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। ठीक, समझ में आ गया यहाँ पे।
इसमें एक चीज़ और कही गई है कि आसान तो बहुत है पर एक लिमिटेशन है इसकी, क्या कि जो भी हम काम कैरी आउट कर रहे हैं बहुत इनफ्लेक्सिबल है। ऐसा नहीं है कि हम अब अगर एक व्यक्ति को 10% बढ़ाना है, उस व्यक्ति को 20% बढ़ाना है, उस व्यक्ति को 12% बढ़ाना है, तब हमारा ये बैच प्रोसेसिंग काम नहीं आएगा, क्योंकि ये सेम फॉर्मूला पूरा ऊपर से नीचे तक लगता है। फिर हमें अलग अलग बैचेस बनाने पड़ेंगे और पुनः एक एक लोगों को उसको अप्लाई करना पड़ेगा। इसमें इनफ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती है कि अपने हिसाब से अलग अलग कर दें। थर्ड, यूटिलिटी इन ऑनलाइन एंड इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग। ठीक, बैच प्रोसेसिंग में कुछ लिमिटेशंस हैं कि हम जो भी काम करेंगे, जो एक फॉर्मूला लगेगा वही सब पे लगाया जाएगा। वो लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए ऑनलाइन एंड इंटरैक्टिव प्रोसेसिंग रखी गई है। इसमें क्या होता है कि दिस प्रोसेसिंग इज मोस्ट कॉमनली यूज दीज डेज एंड कैन बी डन एनीवेयर सब्जेक्टेड टू अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। ठीक, ये कहीं भी किया जा सकता है, बस कंप्यूटर अवेलेबल होना चाहिए, क्योंकि ये ऑनलाइन होता है। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप ऑफिस में ही बैठ के काम करें। ये ऑनलाइन प्रोसेसिंग सिस्टम है, तो ये क्या करता है, ये कहीं से भी बैठ के, आप बस कंप्यूटर होना चाहिए, आप किसी भी सिस्टम पे बैठ के सब कुछ ऑनलाइन करते हैं। यूज़र कैन नाउ ईजिली इंटरैक्ट विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। ठीक, यूज़र्स क्या करते हैं, इंटरनेट के माध्यम से इसको आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए कंप्यूटर, मतलब आप ज़रूरी नहीं कि आप ऑफिस में बैठे हों, बड़ी सिंपल चीज़ है। अब पहले क्या होता था, हम पेन ड्राइव में वीडियो रखते थे। ठीक, आप वो पेन ड्राइव कंप्यूटर में खोजते थे और जिस कंप्यूटर में उसको कॉपी करते थे उसी में उसको देख पाते थे। अब क्या है, हर इंसान यूट्यूब के द्वारा देखता है या किसी भी एक चैनल, मतलब ऑनलाइन माध्यम के द्वारा देखता है। अब क्या है, ज़रूरी नहीं है कि आप उसी कंप्यूटर पे बैठ के वह काम करें। आप कहीं भी हो, बस आपके पास कंप्यूटर हो और इंटरनेट की सुविधा हो, आप सेम काम कहीं भी कर सकते हैं। सेम वीडियो किसी भी कंप्यूटर में, किसी भी मोबाइल में देख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस कंप्यूटर में आप ऑफिस में देख रहे थे उसी में देखा जाए। तो इसी तरह यहाँ भी यही होता है। इंटरैक्टिव का मतलब क्या है, एक दूसरे से बातचीत करके वो आपसे फीडबैक लेगा और आपके फीडबैक के अनुसार आपको जो भी प्रोसेस करना है उस तरह से करेगा। ठीक, फोर्थ पॉइंट, यूटिलिटी इन वेजेस एंड पेरोल सिस्टम। पेरोल सिस्टम क्या होता है, जो सैलरी बनाने का सिस्टम होता है उसको हम लोग पेरोल सिस्टम कहते हैं। ठीक, सैलरी बनाने का जो सिस्टम होता है, इस समय आप कहीं भी किसी भी ऑफिस में चले जाइए, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, हर जगह वो आप पहले ज़माने के पिक्चरों में देखते होंगे कि मजदूर ऐसे लाइन लगा के खड़े रहते हैं और एक एक करके उनको दिया जाता है और अंगूठा लगवाया जाता है। अब ऐसा कहीं नहीं होता। इवन छोटे से छोटी जगह पे भी अगर मजदूर को पैसा मिलना है तो डायरेक्टली ऑनलाइन उनके खाते में डाल दिया जाएगा। तो अगर पैसा ऑनलाइन जा रहा है तो कोई ऐसा सिस्टम होगा जो कि ये कैलकुलेट करता होगा कि इसको पैसा देना कितना है, तभी तो आपके खाते से कट के उतना पैसा उनके खाते में जाएगा। तो उसी चीज़ को कहा जाता है पेरोल सिस्टम। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें कुछ इनपुट जो मालिक होता है वो डालता है और एक डेट सेट कर देता है, उस डेट को उतना पैसा कंपनी के अकाउंट से कट के उस मजदूर या उस एम्प्लॉय या जो भी व्यक्ति है उसके अकाउंट में चला जाता है। ठीक, इसमें क्या ज़रूरत होती है, ज़्यादातर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के लिए कैंडिडेट के रिज्यूमे मतलब बायोडाटा, सीवी, उसकी ज़रूरत होती है। लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट अपलोड होता है, उसका अटेंडेंस का रिकॉर्ड अपलोड होता है कि भाई सीधी बात है कि हमने आपसे कहा है कि महीने भर में आपको 2 छुट्टी मिलेगी, 2 छुट्टी के बाद आप जितनी भी छुट्टी करेंगे उस पर छुट्टी पे आपका 100 रुपये कटेगा। तो मान लीजिए आपकी 5,000 रुपये वेतन सेट किया गया और आपने 5 छुट्टी ले ली है, तो 500 रुपये कट के उतना ही वेतन आपके लिए आपके खाते में जाना चाहिए। तो उसका रिकॉर्ड कहीं पे होना चाहिए, तो इसलिए अटेंडेंस रिकॉर्ड उसमें हर समय इनपुट करते रहना पड़ता है। कितनी सैलरी और वेज पे आपका एग्रीमेंट हुआ है, डेटा रिलेटेड टू सैलरी एंड वेजेस। ठीक, कि आपके सैलरी और वेजेस का जो भी डेटा है, कहाँ से किस अकाउंट से जाना है, किस में जाना है, अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है या आपको कोई टैक्स डिडक्शन होना है उसको, और अगर कोई अदर सिचुएटरी डिडक्शंस हैं, मान लीजिए आपने कोई एडवांस लिया हुआ है और इस सिचुएशन में आपका वो डिडक्शन होना है या आपके द्वारा कोई नुकसान हो गया और अगले मंथ के वेतन से आपका डिडक्शन होना है, तो ये सारा डेटा पहले से उस सॉफ्टवेयर में फीड होता है और आपका जब सैलरी देने की बारी आती है तो ये ऑटोमेटिक इतना सब कुछ कैलकुलेट करके जो सैलरी आपकी होती है वो एम्प्लॉयर के अकाउंट से, मालिक के अकाउंट से एम्प्लॉय के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक, तो इन सब चीज़ों में हमारा कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ होता है। अब आप एप्लीकेशन समझ गए।
आपने जितना अकाउंटिंग अभी तक पढ़ा है पिछले 10-11 वीडियोस में, अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है कि कैसे आपसे रिलेटेड है। जब आप एक सॉफ्टवेयर बनाने चलेंगे, मान लीजिए आप एक पेरोल सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अगर आपको अकाउंटेंसी के बारे में नहीं पता है तो आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी उस मतलब इस पेरोल सिस्टम को बनाने में। अगर आपको पता है तो आप इन सब चीज़ों का यूज़ करके बहुत आराम से एक ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकते हैं जो पेरोल सिस्टम पे काम करे। ठीक, नेक्स्ट, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम यूज़ करते हैं तो उसका एडवांटेज मतलब फ़ायदा क्या क्या होता है। ठीक, अभी तक हम लोग फ़ायदों की तो बात कर रहे हैं। हम लोग अभी इतनी देर से जो भी ये वीडियो शुरू हुआ है, हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम की सिर्फ तारीफ करते जा रहे हैं, फ़ायदों की तो बात कर रहे हैं। चलिए, डिफरेंट रिपोर्टिंग फॉर्म्स। ठीक है, मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ, मुझे अकाउंटिंग से सिर्फ ये चाहिए कि इस व्यक्ति ने कितने, मान लीजिए मैं शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का मैनेजर हूँ, ठीक, तो मुझे सिर्फ ये चाहिए कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने इस महीने कितनी शर्ट बनाई है। ठीक, वहीं पे जो अगर इन्वेस्टर है तो उसको ये जानना है कि इस पूरी कंपनी ने इस महीने कितने की शर्ट बनाई, वो कितने में बिकी और कितना प्रॉफिट बना, उस प्रॉफिट के हिसाब से मुझे डिविडेंड मिलेगा, मतलब प्रॉफिट का हिस्सा मिलेगा। तो हर अलग अलग व्यक्ति को अकाउंटिंग से अलग अलग टाइप का डेटा चाहिए होता है। ठीक, जो मैनेजर है उसको एम्प्लॉयज़ की कंडीशन जाननी है। ठीक, जो एम्प्लॉय हैं उनको अपने वेतन की कंडीशन जाननी है कि इस बार कंपनी को कितना फ़ायदा हुआ। जो इन्वेस्टर्स हैं उनको अलग जानना है। जो आपके क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने आपको उधार दिया है वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि क्या कंपनी ने उतना कमा लिया है कि नहीं जितना मुझसे उधार लिया है, कि मेरा उधार लौटा दो, उतना तो कमा चुके। ठीक, तो अगर हम हाथ से लिख के काम करते हैं तो ये सब चीज़ें अलग अलग करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम में आप सबको अलग अलग रिपोर्टिंग कर सकते हैं, अलग अलग टाइप की रिपोर्ट निकाल के उनको दे सकते हैं। दूसरा, इजी ऑल्टरेशन। ऑल्टरेशन का मतलब क्या होता है? बदलाव, छोटा या बड़ा करना। जैसे हम लोग कपड़ों को ऑल्टर करवाते हैं ना, अगर कोई कपड़ा बड़ा है, शर्ट बड़ी हो रही है, उसको काट के छोटा करा लेते हैं। तो ऑल्टरेशन का क्या मतलब है? किसी भी चीज़ को ऑल्टर करना या उसको बदलना। तो इसमें बदलाव बहुत आसान होता है, बहुत सीधी बात है। मान लीजिए आपने 100 लाइन का एक लिखा और ऊपर से हिसाब करते चले गए। ठीक, अब बीच में 3 लाइन में कुछ गलतियां थी। अब अगर उस 3 लाइन को आप काटेंगे तो ऊपर से नीचे तक पूरा हिसाब गलत हो जाएगा, आपको फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा उस 3 लाइन में बदलाव की वजह से। ठीक, कंप्यूटर में क्या होता है? ये बहुत आसान है। आपने कंप्यूटर खोला, एक्सेल खोला, बीच की कोई भी एक डेटा है जो कि गलत है उसको बदल दिया। मान लीजिए वहाँ पे 2000 की जगह 200 लिख दिया था, उसको 2000 कर दिया और नीचे का आंसर अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो गया। तो इसमें क्या है? ऑल्टरेशन करना बहुत ही आसान है। ठीक, थर्ड पॉइंट, अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंट बुक। जैसा कि मैंने बताया कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रहा है तो अकाउंट बुक में लिखा जाएगा। ठीक, आप मान लीजिए एक दिन में 4 पेज की अकाउंट बुक भरती है, साल भर में 1200-1300 पेज हो जाएंगे। 365 × 4, हर दिन आप 4 भर रहे हैं, 1200-1300 पेज की आपकी अकाउंट बुक हो गई। क्या है फिर? अकाउंट बुक आप अगर किसी को 2 साल पहले का अकाउंट बुक चाहिए तो पता चला इतनी मोटी सी बुक उसके सामने आ रही है। ठीक, तो ऐसे क्या है, कंप्यूटराइज होने की वजह से अकाउंट बुक बहुत ही ईजिली एक्सेसिबल होती है। आपको एक सिर्फ अपना, जैसे आपने मान लीजिए गूगल शीट्स पे कर रखा है, आपने गूगल शीट खोली, किस ईयर का चाहिए? मुझे 2017 का चाहिए, 17 डाला, अकाउंट बुक सामने आ गई। वो इंसान आराम से उसको देख सकता है, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको ऊपर नीचे कर सकता है। भारी भारी अकाउंट बुक लेके घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फोर्थ पॉइंट, फैसिलिटेटिंग कॉस्ट center breakup. While adopting a computerized system, the cost can be allocated to different products of the department. Thus, breakup of a cost is breakup of the cost is also easily available. ठीक, किसी भी चीज़ को बन रहा है तो आप उसका कॉस्ट को ब्रेकअप कर सकते हैं। ठीक, जैसे कि मान लीजिए आपकी एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, इसी का एग्जांपल लेते हैं। आपका प्रोडक्शन शर्ट का होता है 200 रुपये में। आपको उस शर्ट को पूरे देश भर में एक्सपोर्ट करने में, पहुंचाने में मान लीजिए 50 रुपये का खर्च है, और आप ही के कंपनी की शर्ट खरीदी जाए, इसके प्रचार प्रसार को करने में आपको 100 रुपये का खर्च है। ठीक, तो टोटल 200 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 350 रुपये का आपका टोटल खर्च हो गया शर्ट के ऊपर। अब आप किसी को दिखाते हैं कि मेरी 350 रुपये की शर्ट है,
तो डिपार्टमेंट वाइज इसको ब्रेकअप करना बहुत आसान हो जाता है अगर हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम करते हैं, क्योंकि उसमें सब कुछ सारे सेक्शंस अलग अलग होते हैं। आप बहुत आराम से इसको बता सकते हैं कि कॉस्ट में ब्रेकअप करने के बाद बहुत ही आराम से आप प्रोडक्ट की अलग अलग ब्रेकअप में कॉस्ट बता सकते हैं कि इस प्रोडक्ट का ये हिस्सा इतने का है, ये हिस्सा इतने का है, ये हिस्सा इतने का है। ठीक। 5th पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज एंड रिट्राइवल। ठीक। आप इलेक्ट्रॉनिक रूप में, इलेक्ट्रॉनिक रूप मतलब जैसे पेन ड्राइव है, सीडी है, मेमोरी कार्ड है, हार्ड डिस्क है, आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में अपने डेटा को स्टोर भी कर सकते हैं और रिट्राइवल मतलब जब चाहे तब उसको वापस खींच के एक्सेस भी कर सकते हैं, उसको देख भी सकते हैं। ठीक। तो आप चाहे जहाँ पे डेटा रखें, सेम डेटा आप सेव भी करते हैं और उस डेटा को आपको जब भी ज़रूरत हो, आज से 10 साल बाद भी ज़रूरत हो, आपको बहुत बड़ी बड़ी फाइल्स को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप उस सेम डेटा को खींच के निकाल भी सकते हैं। ठीक। अब आप बहुत आराम से सोचिए, एक ये कमरा है, इस कमरे को पूरी फाइल से भर दें अगर, तो जितना डेटा इस पूरी फाइल में आएगा, इतनी छोटी सी पेन ड्राइव में उतना पूरा डेटा सेव किया जा सकता है। ठीक। तो आप इसका फ़ायदा समझ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डेटा स्टोरेज का कि कितना फ़ायदा है। ठीक। आइए नेक्स्ट पॉइंट, ईज इन प्रिपेयरिंग डॉक्यूमेंट्स। जैसा कि हम अभी तक बात कर रहे हैं, अगर हम मैन्युअली किसी चीज़ को मेंटेन करते हैं तो उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर करना मुश्किल होगा। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकली या कंप्यूटराइज्ड वे में किसी भी लिस्ट को प्रोड्यूस करते हैं और हमें उसका कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, यहाँ से कॉपी किया, वहाँ पेस्ट किया, बात ख़त्म। कोई भी, जैसे सेल्स इनवॉइस है, डेबिट नोट्स है, क्रेडिट नोट है, परचेज ऑर्डर है, कोई भी डॉक्यूमेंट है, हमें कंप्यूटर से बनाने में बहुत ही आसानी होती है। ठीक। अगर मान लीजिए एक सेल्स इनवॉइस है, मान लीजिए एक सेल्स इनवॉइस है, उसका हमें 3 कॉपी बनाना है। ठीक। कि भाई एक आप सेल्स इनवॉइस मतलब रसीद, हाँ, उसका हमें 3 कॉपी बनानी है, जो कि एक ऑफिस में जमा होगी, एक गोदाम में जमा होगी और एक वह व्यक्ति लेके जाएगा जो ट्रांसपोर्ट से लेके जा रहा है। और अगर आप हाथ से बनाते हैं तो आपको उसको या तो 3 बार लिखनी रहेगी या कार्बन रख के उसको लिखना पड़ेगा। ठीक। तो तीनों में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस आ जाएंगे। कंप्यूटर में आपने उसको 3 प्रिंट किया, स्टैम्प किया, दे दिया। ठीक। तो वो तो कंपैरेटिवली 300 कॉपी भी बनानी रहेगी तो बहुत आसान होगा। ठीक। तो समझ में आ गया। तो इसीलिए कोई भी डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना बहुत ही आसान होता है। फैसिलिटेटिंग प्रिंटिंग ऑफ चेक एंड वाउचर। जो भी चेक होती है, अब क्या होता है, ये ऑनलाइन प्रिंटेड चेक्स होती हैं। एक सॉफ्टवेयर होता है, आप उसमें जिसको चेक देना है उसका जो भी, सपोज़ आप एक कंपनी है और आपका एक वेंडर है जो कि हर महीने आपको सामान भेजता है, उसका आपने अकाउंट नंबर ले लिया है, उसका आपने नाम ले लिया है, उसका आपने वो ले लिया है, उसने जितना सामान भेजा वो आपके सॉफ्टवेयर में नोट होता जा रहा है कि आपको उसने अब तक पूरे महीने भर में इतना सामान भेज दिया है, वो आपके अकाउंट्स में सेव है। अब बस आपको उसका पेमेंट करना है चेक से द्वारा, तो आप क्रिएट चेक पे क्लिक कर देंगे। आप जो भी आपकी बैंक की चेक होती है वो प्रिंटर में डालेंगे, जो भी हिसाब के अनुसार उसका अमाउंट निकल के आ रहा है वो अमाउंट इन वर्ड्स और उसका नाम सब कुछ ऑटोमेटिक प्रिंट होके चेक पे निकल जाएगा। आप उसको साइन करिए और चेक दे दीजिए। ठीक। अगर आप हाथ से जैसे एक हॉस्पिटल है, वो एक दिन में 100-150 चेक साइन करने होते हैं, 100-150 चेक की फिलिंग होती है, अलग अलग लोगों को, अलग अलग वेंडर्स को, अलग अलग कर्मचारियों को चेक से पेमेंट होता है। तो उसको हाथ से एक व्यक्ति को भरने में बहुत समय लगेगा। आप पूरी चेकबुक की गड्डी डालिए, क्रिएट चेक करिए, अकाउंट के हिसाब से इस तारीख को जिसका जो भी पेंडिंग पेमेंट है वो सारे चेक्स प्रिंट होके चले आएंगे, मालिक को सिर्फ साइन करके उसको देना रहेगा। ठीक। डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ अ स्पेसिफाइड फील्ड, किसी भी स्पेसिफाइड फील्ड हो, जैसे कस्टमर रिकॉर्ड है, क्रेडिटर रिकॉर्ड है, जो भी रिकॉर्ड है उसको टाइमली डिसबर्समेंट मतलब डिसबर्स करना, उसको पे करना, उसको देना, पे ऑफ करना। ठीक। या पेमेंट कलेक्ट करना है, ये सब काम जो है हम लोग कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से कर सकते हैं। किसको कितने पैसे देने हैं, डिसबर्स करने हैं, किससे कितना कलेक्ट करना है, इन सब का हिसाब किताब कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में रखना बहुत आसान होता है और ये सब काम हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से कर सकते हैं। अगर हम लोग जैसे किसी को उधार दिया है, अब उसका एक टाइम लिमिट सेट है, अगर समय रहते उस उधार को हम वापस ले लेते हैं तो बैड डेप्ट मतलब वो डेप्ट जो उधार दिया और वापस ही नहीं आया, उसको हम लोग बैड डेप्ट कहते हैं। तो बैड डेप्ट होने के चांसेस बहुत ही
कम हो जाते हैं। अगर हम बहुत लंबे समय तक अपना पैसा किसी के पास छोड़ देते हैं, हमने हिसाब में लिखा था कि इससे इतना लेना है बट हम फिर भूल गए, तो उसमें बैड डेब्ट होने के चांसेस बहुत ही बढ़ जाते हैं। ठीक। चेक्स ऑन एसेट एंड लाइबिलिटी। एसेट मतलब कितना पैसा आपके पास इन हैंड है, लाइबिलिटी कितना आपके ऊपर लोन है। इन सब चीज़ों को चेक करना बहुत ही आसान हो जाता है कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के माध्यम से। ठीक। कॉस्ट रिकॉर्डिंग, किसी भी आइटम को बन के प्रिपेयर होकर उसकी कॉस्ट कितनी आएगी इसको रिकॉर्ड करना बहुत आसान हो जाता है। बड़ा सिंपल चीज़ है। आपके पास आपकी एक दुकान है, आपकी एक फैक्ट्री है, मान लीजिए आप सपोज स्कूल ड्रेस बनाते हैं। आपके पास फ़ोन आया कि हेलो मैं इस स्कूल से बोल रहा हूँ, मुझे 300 पीस शर्ट चाहिए और 200 पीस पैंट चाहिए और 400 पीस टाई चाहिए, कितने की पड़ेगी। अब आप उससे कहोगे इतना सारा कैलकुलेट करना आपके लिए बहुत मुश्किल है। अगर आप हाथ से करते हो, आपको हर एक चीज़ का रेट पहले चेक करना पड़ेगा कि टाई कितने की थी, शर्ट कितने की थी, पैंट कितने की थी, फिर उसके ऊपर टैक्स कितना लग जाएगा और कितने कितने पीसेस कितना, ये हाथ से कैलकुलेट करना बहुत ही कठिन है। बट कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में आपको सिर्फ यूनिट्स डालना है कि अच्छा 300 शर्ट 200 पैंट ये वो ऑटोमेटिक सब कुछ कैलकुलेट करके टोटल अमाउंट बता देगा कि हाँ सर आपकी शर्ट इतने की पड़ेगी, पैंट इतने की पड़ेगी और इतना इतना टैक्स लग के टोटल अमाउंट इतना आ रहा है। तो इससे क्या होगा, आपका बिजनेस और तेजी से बढ़ेगा। वही आप कहेंगे कि हाँ अच्छा ठीक है हम पूछ के बताते हैं, हम आपको कैलकुलेट करके 1 घंटे बाद फ़ोन करते हैं। काट दिया। उस सेम व्यक्ति ने किसी दूसरे दुकान पर फ़ोन किया जो कि कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग करता था, उसने 2 मिनट में उसको बता दिया कि हाँ इतना इतना होगा और आपका ऑर्डर आपके हाथ से निकल के उसके हाथ में चला गया। तो इसीलिए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग से क्या होता है, जो भी कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स होते हैं वो एकदम हमेशा अवेलेबल रहते हैं और तुरंत कस्टमर को प्राइसिंग दी जा सकती है। तो ये सारे एडवांटेजेस हो गए कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के। हम लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं कि जिस भी चीज़ का फ़ायदा है उसका कुछ ना कुछ नुकसान भी है ही है। हमने जिस भी चीज़ का एडवांटेज पढ़ा है उसका कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज ज़रूर पढ़ा है। ठीक। डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर अकाउंटिंग। ठीक। पहला क्या डिसएडवांटेज है, ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव है। आपको मैनुअल अकाउंटिंग करने के लिए एक पेन चाहिए, एक रजिस्टर चाहिए। आप शुरू हो गए 10 रुपए की पेन 100 रुपए का रजिस्टर लेके शुरू हो गए। कंप्यूटर अकाउंटेंसी में क्या है, आपको पहले कंप्यूटर खरीदना है, फिर उसका सॉफ्टवेयर खरीदना है, कंप्यूटर का खर्च है, सॉफ्टवेयर का खर्च है, सॉफ्टवेयर को समय समय पे अपडेट कराने का खर्च है, फिर आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी का खर्च है, फिर उसके पेरिफेरल्स प्रिंटर खरीदना होगा, इन सब चीज़ों का खर्च है। तो ये क्या है, ये एक्सपेंसिव है। तो बड़ी कंपनीज तो इसको आराम से हायर कर सकती हैं, सॉफ्टवेयर कॉस्ट बेयर कर सकती हैं, पर जो छोटे स्मॉल स्केल जैसे छोटी दुकानें हैं इन लोगों के लिए फिजिबल नहीं होता है और ये लोग जो है कंप्यूटर अकाउंटेंसी नहीं कर पाते क्योंकि इतना खर्च वो नहीं उठा पाते। दूसरी चीज़ ट्रेनिंग। ऑफ कोर्स आप अगर मैनुअल में आपको कुछ नहीं करना है, आपको उसको पेन पकड़ा देना, रजिस्टर पकड़ा देना और वो शुरू हो जाएगा। इसके लिए आपको पहले एम्प्लॉय को प्रॉपर ट्रेनिंग दिलवानी पड़ेगी कंप्यूटर चलाने की, फिर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चलाने की ट्रेनिंग, और फिर जब समय समय पे सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे तो उस अपडेटेड सॉफ्टवेयर की भी आपको अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो दूसरा प्रॉब्लम या डिसएडवांटेज इसका क्या कह सकते हैं कि समय समय पे इस पर ट्रेनिंग करवानी पड़ती है। ठीक। थर्ड क्या है, डिपेंडेंसी। आप क्या हो जाते हैं, पूरी तरीके से टेक्नोलॉजी पे और कंप्यूटर पे डिपेंड हो जाते हैं, निर्भर हो जाते हैं। और अगर किसी दिन आपका सॉफ्टवेयर या कंप्यूटर या इलेक्ट्रिसिटी किसी भी कारण से वर्क नहीं कर पा रही है या नहीं हो पा रहा है तो आप पूरी तरीके से उस पर डिपेंड रहते हैं और आपका काम उस दिन ठप हो जाता है। इसी के साथ साथ कई बार ऐसा होता है कि आपका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है और आपकी मशीन पुरानी रह जाती है, पता चलता है कि ये सॉफ्टवेयर इस मशीन पे काम ही नहीं करेगा, तो उसके लिए आपको फिर मशीन को चेंज करना पड़ता है और इन सब में वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है और इसमें क्या होता है, आप उस पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट रहते हैं और इसके ना होने पर आपका काम रुक जाता है। ठीक। यहाँ पे लिखा है अंडर सच एन एनवायरनमेंट मेक्स द यूजर डिपेंडेंट अपॉन द वर्किंग ऑफ द मशीन मोर देन एनीथिंग एल्स। कि मशीन काम करेगी। कई बार जैसे आप बैंकों में जाते हैं, सारे एम्प्लॉय खाली बैठे हैं, सब हैं, सारे एम्प्लॉय प्रेजेंट खाली बैठे, क्यों सर, सर्वर नहीं आ रहा है, कुछ काम नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि सब कुछ उस मशीन से होना था, उस मशीन में इंटरनेट का सर्वर नहीं आ रहा है। तो क्या होता है इसमें, इस केस में वो पूरी तरीके से आपके बिजनेस की डिपेंडेंसी आपके कंप्यूटर की मशीन पे बन जाती है, उसी पे आधारित हो जाती है। He may also encounter regular problems in the device and services of the operator or the programmer may be
रिक्वायर्ड। ठीक, इसके लिए आपको समय समय पे ऑपरेटर और प्रोग्रामर्स की ज़रूरत पड़ेगी जो कि आपकी मशीनों को फिट रख सके। ठीक है, नेक्स्ट है फियर ऑफ रिट्रेंचमेंट। रिट्रेंचमेंट का क्या मतलब है कि जो एम्प्लॉयज़ हैं वो नौकरी छोड़ के भाग सकते हैं। ठीक, बहुत सिंपल सी बात है कि अभी तक सब काम मान लीजिए मैनुअल होता था और जो आपने एम्प्लॉयज़ रखे वो मैनुअली काम करने के लिए ट्रेन है, फिर आप कंप्यूटर पे काम उनसे करवाने लगेंगे तो उनको ऐसा लग सकता है कि उनकी नौकरी खतरे में है और उनकी नौकरी जाने का खतरा है। इसकी वजह से हो सकता है आपको कुछ बड़े ईमानदार एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उनको कंप्यूटर नहीं आता है, उनको निकालना पड़े, और या ऐसा भी हो सकता है कि वो एम्प्लॉयज़ खुद ही नौकरी छोड़कर चले जाए। ठीक, या एम्प्लॉयज़ इस चीज़ को रजिस्ट करें कि कंप्यूटर इन्वायरमेंट या कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग ना हो पाए। ठीक, तो ये क्या होता है, फियर ऑफ रिट्रेंचमेंट। पांचवा पॉइंट क्या है, डिलेड वर्क। ये तो हम लोगों ने बहुत देखा है। आप कई जगह जाते हैं, आज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा है भैया, आज काम नहीं हो पाएगा। हम लोग एज ए इंस्टीट्यूट हम लोग कभी कभी यूनिवर्सिटी जाते हैं, आज सर्वर डाउन है, आज मार्कशीट प्रिंट नहीं हो पाएगी। आप बैंक जाते होंगे, आज पैसा नहीं जमा हो पाएगा, आज पासबुक नहीं अपडेट हो पाएगी, आज सर्वर नहीं आ रहा है। तो उससे क्या होता है, काम में डिले हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमारी पूरी तरह डिपेंडेंसी है उस कंप्यूटर सिस्टम पे, और कंप्यूटर सिस्टम ब्रेक डाउन हो सकते हैं, वो ख़राब हो सकते हैं, टूट सकते हैं, और जिसकी वजह से काम में डिले हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा करप्शन। डेटा करप्ट हो सकता है, वायरसेस, आपको पता ही है कि कोई भी चीज़ है वो करप्ट हो सकती है, वो ख़राब हो सकती है, उसमें हैकिंग और मतलब वायरस आ सकता है हैकिंग के द्वारा, और वायरस भी आ सकता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर उसकी सिक्योरिटी फीचर्स को ब्रीच कर दिया जाए तो डेटा करप्ट हो सकता है। वो डेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सीरियस डेटा होता है आपका, और वो करप्ट हो सकता है, मतलब वो ख़राब हो सकता है। एंड सातवां पॉइंट है लॉस ऑफ डेटा, जो कि ऑलमोस्ट यही है कि कई बार ऐसा होता है कि डेटा आपसे डिलीट हो सकता है, या स्टोरेज डिवाइस ख़राब हो सकती है जिसमें आपने सालों की अकाउंटिंग रखी है, वो डिवाइस अगर ख़राब हो जाए या उसमें वायरस आ जाए या वो खो जाए, तो ऐसे केस में पावर फेलियर हो जाए, और ऐसे केसेस में आपका डेटा खो भी सकता है, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। कि ये सारे डिसएडवांटेजेस हैं आपके अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग के। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म होता है। जो हमारा अगला वीडियो का टॉपिक रहेगा वो बहुत ही डबल एंट्री सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, ये हर बार लास्ट कुछ सालों में कई बार ये एग्जामिनेशंस में पूछा भी गया है डबल एंट्री सिस्टम। तो ये हम लोग अगले वीडियो में लेंगे। एक और चीज़ है कि मैं जो सिलेबस लेके चल रहा हूँ वो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी के हिसाब से, उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारा सिलेबस चल रहा है। उनका एग्जामिनेशन अगले मंथ में शेड्यूल्ड है, तो उस हिसाब से हम लोग सिलेबस लेके चल रहे हैं। बट अभी मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मेरठ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम रियली सॉरी कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया या नहीं कर पा रहा हूँ, बट स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर सकूँ मैं कर रहा हूँ। आप लोगों का एग्जामिनेशन 18 से शुरू है, जो कि मुझे नहीं पता था, और हमारे पास बहुत कम टाइम है कि हम सिलेबस कंप्लीट कर सकें। तो आई एम रियली सॉरी, इट्स इम्पॉसिबल टू कंप्लीट योर सिलेबस, बट हाँ आई कैन अश्योर यू कि अब हमारा वीडियोज़ तो कंटिन्यू चलता रहेगा। नेक्स्ट सेमेस्टर में हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा कवर अप करने के लिए, तो नेक्स्ट सेमेस्टर से जो भी टॉपिक रहेगा हम लोग उसको साथ साथ कवर करते चलेंगे, और आपके नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्जामिनेशन के पहले आई विल मेक श्योर कि आपका सिलेबस ही नहीं, आपका रिवीजन भी कंप्लीट हो जाए। बट अब आज 16 है, आज 16 है, 18 तारीख को आपका एग्ज़ाम है। आई एम रियली सॉरी कि मैं आपकी मदद नहीं कर पाया। स्टिल मैं कल जो भी वीडियो लाऊंगा उसमें हम आपके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जितने भी होंगे हम उसको डिस्कस करेंगे साथ साथ में। तो अभी फ़िलहाल जो चल रहा है उसको देखते हैं। आप इसी तरह जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच।